यूनिट फॉर ब्रिटिश भारत की पड़ोसी राज्यों के प्रति नीति। सबसे पहले देखते हैं सिंध। सिंध बलूची अमीरों के अधीन 3 भागों में विभाजित था, हैदराबाद, मीरपुर और खैरपुर। सिंध के अमीरों के साथ कंपनी ने गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो के समय 1809 ईस्वी में एक शाश्वत मित्रता की संधि की तथा ये सुनिश्चित हुआ कि फ्रांसीसियों को सिंध में बसने की आज्ञा नहीं दी जाएगी। 1831 ईस्वी में अलेक्जेंडर बर्न्स ने सिंधु नदी के संरक्षण अभियान का नेतृत्व किया, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान लॉर्ड एलनबरो को भेजा था। अलेक्जेंडर बर्न्स की नौकाओं को देखकर एक सैयद ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सिंध दब गया, क्योंकि अंग्रेज़ों ने सिंधु नदी जो विजय का राजमार्ग है उसे देख लिया है। 1831 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह ने विलियम बेंटिंग को सिंध को आधा आधा बांटने का सुझाव दिया, जिसे कंपनी ने अस्वीकार कर दिया। 1832 ईस्वी में कर्नल पेंटिगर ने सिंध के अमीरों के साथ नई व्यापारिक संधि की। 1832 ईस्वी में कर्नल पेंटिगर के साथ की गई संधि को पुनः 1838 में दोहराया गया और इसमें विस्तार करते हुए सिंध के अमीरों ने सिंध हैदराबाद में है जो उसमें एक अंग्रेज रेजिडेंट रखने की अनुमति दी। इससे अमीर कंपनी के संरक्षण में चले गए। चार्ल्स नेपियर ने कहा कि ये संधि जिसके द्वारा एक भरा हुआ गोला अमीरों के महल में रख दिया गया है, जिसे जब चाहो उसको ध्वंस करने के लिए विस्फोट कर दो। अफगानिस्तान प्रश्न को हल करने के उद्देश्य से लॉर्ड ऑकलैंड के समय कंपनी ने जून 1838 ईस्वी में रणजीत सिंह व शाह शुजा से त्रिदलीय संधि की। इसके अनुसार रणजीत सिंह ने सिंध से झगड़े में कंपनी की मध्यस्थता स्वीकार कर ली। वह शाह शुजा को सिंध पर अपने अधिकार इस शर्त पर त्याग दिए कि उसे बकाया कर की जो टैक्स की जो राशि है वो मिल जाए, तथा शाह शुजा को सैनिक सहायता से दोस्त मोहम्मद के स्थान पर काबुल के सिंहासन पर बैठा दिया जाएगा। फरवरी 1839 ईस्वी में सिंध पर एक संधि थोप दी, जिसके अनुसार शिकारपुर व भक्कर में सिंध के अमीरों के खर्च पर सहायक सेना रखी जाएगी और कराची में सैनिक सामान के लिए गोदाम बनाया जाएगा व आवश्यकता पड़ने पर कंपनी को सैनिक सहायता भी दी जाएगी। प्रथम अफगान युद्ध 1839 से 1842 तक चला। उसके समय सिंध के अमीरों ने अंग्रेज़ों को काफ़ी सहायता दी, किंतु कंपनी ने उन अंग्रेज़ों के विरोध का आरोप लगाया और 1842 ईस्वी में ऑकलैंड के स्थान पर लॉर्ड एलनबरो गवर्नर जनरल बने। एलनबरो ने चार्ल्स नेपियर को सिंध का रेजिडेंट नियुक्त किया। खैरपुर के अमीर रुस्तम व हैदराबाद के नासिर खां के विरुद्ध कंपनी ने अनेक आरोप लगाकर एलनबरो ने एक नई संधि का प्रस्ताव रखा। इसी समय खैरपुर में उत्तराधिकार विवाद का फायदा उठाकर चार्ल्स नेपियर ने सिंध पर आक्रमण कर मियानी के युद्ध के बाद अगस्त 1843 ईस्वी तक समस्त सिंध को जीत लिया। कौन सा युद्ध? मियामी का युद्ध। सिंध का विलय 1843 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो के समय हुआ था। सिंध का विलय कब हुआ था? 1843 में हुआ था। किसके समय हुआ था? गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो के समय। किसके समय? लॉर्ड एलनबरो के समय। सिंध का विलय प्रथम अफगान युद्ध 1839 से 1842 का ही एक भाग था, बिल्कुल। और सिंध नदी की व्यापारिक उपयोगिता, पूर्व में रूसी साम्राज्य का भय व अफगानिस्तान पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण करने की इच्छा के कारण सिंध का विलय किया गया। सिंध को जीतने वाले चार्ल्स नेपियर ने कहा कि हमें सिंध को जीतने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन हम फिर भी ऐसा करेंगे। यह बदमाशी का एक बहुत ही लाभदायक, उपयोगी व मानवीय उदाहरण होगा। नेपियर ने यह भी कहा कि सिंध का विलय कोई एकाकी घटना नहीं है, यह तो अफगान तूफान की पूंछ थी। चार्ल्स नेपियर को सिंध का प्रथम गवर्नर बनाया गया। किसको? चार्ल्स नेपियर को सिंध का प्रथम गवर्नर बनाया गया। उसके बाद अफगानिस्तान। प्रथम अफगान युद्ध 1839 से 1842 ईस्वी तक चला। प्रथम अफगान युद्ध रूस के मध्य एशिया में, मिडिल एशिया में बढ़ते हुए प्रभाव का परिणाम था। अफगान शासक दोस्त मोहम्मद के रूस के प्रति बढ़ते झुकाव के कारण कंपनी ने अफगानिस्तान में शाह शुजा को कठपुतली शासक बनाने का फैसला किया तथा कंपनी ने रणजीत सिंह व शाह शुजा से 1838 ईस्वी की त्रिपक्षीय संधि की। यद्यपि 1838 के अंत तक रूसी खतरा समाप्त हो गया था, किंतु कंपनी अपनी युद्ध तैयारियों में इतनी आगे बढ़ गई थी कि
ऑकलैंड ने 1839 ईस्वी में अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया। 1840 ईस्वी में दोस्त मोहम्मद ने आत्मसमर्पण कर दिया। वो शाह शुजा को अंग्रेजी सेना के काबुल का शासक बनाया और ऑकलैंड के सेना वापस बुलाते ही अफगानों ने विद्रोह कर दिया। वो अलेक्जेंडर बर्न्स तथा जनरल एल्फिंस्टन सहित 6000 अंग्रेज सैनिकों को मार दिया गया। ऑकलैंड के उत्तराधिकारी एलन ब्रो ने सभी अंग्रेज सैनिकों को वापस बुला लिया और अंग्रेज सेना के लौटते ही शाह शुजा की हत्या कर दी गई एवं दोस्त मोहम्मद पुनः गद्दी पर बैठा। प्रथम अफगान युद्ध में अंग्रेज बुरी तरह असफल रहे। आंग्ल अफगान संबंधों में 1842 ईस्वी से लॉर्ड एलन ब्रो के काल से लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 1876 तक के शासनकाल को कुशल अकर्मण्यता का काल कहा जाता है। कुशल अकर्मण्यता की नीति के प्रणेता जॉन लॉरेंस थे। कुशल अकर्मण्यता की नीति के प्रणेता कौन थे? जॉन लॉरेंस थे। ध्यान रखना, जॉन लॉरेंस। क्योंकि इसके समय से ही इस नीति की रूपरेखा स्पष्ट रूप से निश्चित हुई थी। कुशल अकर्मण्यता, पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग JWS वैली ने किया था और एडिनबरा रिव्यू में लेख किया था। एडिनबरा रिव्यू लेख में इसका जिक्र किया था, प्रयोग किया था। और कुशल अकर्मण्यता शानदार निष्क्रियता या चतुराईपूर्ण निष्क्रियता का तात्पर्य हस्तक्षेप की नीति थी। और यहाँ अफगानिस्तान के मामलों में 1842 से 1876 ईस्वी तक किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया गया। और जॉन लॉरेंस के समय 1863 ईस्वी में दोस्त मोहम्मद की हत्या के मृत्यु के बाद शेर अली शासक बना, जिसे लॉरेंस ने मान्यता देकर शासक स्वीकार कर लिया। द्वितीय अफगान युद्ध 1878 से 1880 तक लड़ा गया। यह लॉर्ड लिटन के समय लड़ा गया था। लॉर्ड किसके समय? ये दूसरा लॉर्ड लिटन के समय द्वितीय अफगान युद्ध। लिटन कुशल अकर्मण्यता के स्थान पर आक्रामक अग्रगामी नीति फॉरवर्ड पॉलिसी में विश्वास रखता था। ठीक है, लॉर्ड लिटन के समय दूसरा अफगान युद्ध। लिटन का विचार था कि रूस एवं ब्रिटेन के मध्य अफगानिस्तान दो लोहे के बर्तनों के मध्य एक मिट्टी का छोटा सा पात्र है, अतएव इसे अवश्य ही अपने वश में कर लेना चाहिए। लिटन ने 1878 ईस्वी में सर नेविल चैम्बरलैन को काबुल भेजा। लिटन काबुल में एक स्थायी ब्रिटिश रेजिडेंट रखना चाहता था, किंतु अफगान शासक शेर अली ने लिटन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और यही युद्ध का मुख्य कारण था। नवंबर 1878 ईस्वी में लिटन ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया। शेर अली रूस भाग गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। अंग्रेजों ने शेर अली के पुत्र याकूब खान से गंडमक नामक स्थान पर, कौन सा स्थान? गंडमक नामक स्थान पर 26 मई 1879 को निम्न शर्तों पर गंडमक की संधि की। ठीक है, ये गंडमक की संधि शेर अली के बीच, अंग्रेजों और शेर अली के बीच हुई थी, अफगानिस्तान से संबंधित है। पहली शर्त यह कि काबुल में स्थायी ब्रिटिश रेजिडेंट रखा जाएगा। ठीक है, और दूसरा अफगानिस्तान की विदेश नीति भारत सरकार, जो इस समय ब्रिटिश सरकार थी, वो चलाएगी। ठीक है, और तीसरी थी कि याकूब को 6 लाख रुपये वार्षिक मिलना तय हुआ था। और गंडमक की संधि से भारत को एक वैज्ञानिक एवं पर्याप्त सीमा प्राप्त हो गई थी। और अफगानिस्तान को पराजित करने पर लिटन ने दम्भपूर्ण शब्दों में कहा था कि जिस प्रकार हमने शेर अली को पीटा है, उससे अफगान लोग हमें और भी पसंद करेंगे और एवं हमारा आदर करेंगे। ठीक है, किसने कहा? लिटन ने कहा था। उसके बाद लेकिन 3 सितंबर 1879 को ब्रिटिश रेजिडेंट मेजर केव नगरी भी अफगानों द्वारा मारा गया। याकूब खान ने गद्दी त्याग दी। वह अंग्रेजों के यहाँ ये कहते हुए शरण ले ली कि वह अफगानों पर शासन करने के बजाय अंग्रेजों के यहाँ घसियारा बनना पसंद करेगा। लिटन ने अफगानिस्तान के टुकड़े करने की योजना बनाई, किंतु अप्रैल 1880 ईस्वी में उदारवादी ग्लैडस्टोन ने चुनाव जीता तो लिटन ने त्याग पत्र दे दिया। लिटन के उत्तराधिकारी रिपन ने अफगानिस्तान के विभाजन की योजना त्याग कर अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट के रूप में स्वीकार किया और शेर अली के भतीजे अब्दुल रहमान को अमीर के रूप में मान्यता दी। 30 मार्च 1885 को रूस ने अफगानिस्तान स्थित पंजदेह पर कब्जा कर लिया। इससे पंजदेह संकट उत्पन्न हो गया। उत्तर पश्चिमी सीमांत पर शांति स्थापित करने के लिए तथा अफगानिस्तान के साथ सीमा निर्धारण के लिए लॉर्ड लैंसडाउन ने सर मॉर्टिमर ड्यूरेंट को 1893 ईस्वी में काबुल के अमीर के पास भेजा और 2 नवंबर 1893 ईस्वी को दोनों में समझौता हुआ, जिसके तहत कबायली इलाके अफगानों व अंग्रेजों के बीच बांटे गए। सीमांत के सर्वेक्षण और भारत अफगानिस्तान के बीच सीमा निर्धारण के लिए
एक आयोग गठित करने पर भी सहमति बनी। मोर्टिमर डिवीडेंड की देखरेख में सीमा निर्धारण में 2 वर्ष का समय लगा। नई सीमा रेखा को डिवीडेंड रेखा का नाम दिया, जो अभी भी नल्ले और अफगानिस्तान के बीच विवादित है, पाकिस्तान। और 1907 ईस्वी के आंग्ल रूसी समझौते में रूस ने अफगानिस्तान को इंग्लैंड के प्रभाव में मान लिया और अफगानिस्तान ने इस समझौते का विरोध किया। तृतीय अफगान युद्ध 1919 से 1921 तक चला था। ठीक है, तृतीय अफगान युद्ध 1919 से 1921 तक। और 1919 में अमीर हबीबुल्लाह की हत्या कर अमानुल्लाह नया अमीर बना, जो कट्टर अफगान था। वह अफगानिस्तान में ब्रिटिश हस्तक्षेप का विरोधी था। अमानुल्लाह ने अंग्रेजों से संघर्ष छेड़ दिया। प्रारंभिक असफलताओं के बाद ब्रिटिश सेना ने विद्रोही अफगानों को परास्त किया और यह युद्ध समाप्त हो गया। अमानुल्लाह ने गवर्नर जनरल सैमफोर्ड के साथ 1921 में रावलपिंडी की संधि की। तो रावलपिंडी की संधि क्या किससे रिलेटेड है? ये जो तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध होता उससे रिलेटेड रावलपिंडी की संधि कब हुई थी? 1921 में हुई थी। किन किन के बीच हुई थी? अमानुल्लाह और गवर्नर उस समय जो चैम्सफोर्ड था उनके बीच हुई थी। अमानुल्लाह और चैम्सफोर्ड के बीच हुई थी, 1921 में हुई थी। रावलपिंडी की संधि हुई थी और अब तृतीय अफगान युद्ध से रिलेटेड है, जो कि 1919 से 1921 तक लड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 1921 में इंग्लैंड व अफगानिस्तान के बीच संधि के तहत अफगानिस्तान को विदेश नीति के संचालन में पूरी छूट देगी। जो विदेश नीति थी, जो पहले अंग्रेजों के नियंत्रण में थी, अब वो उसको पूरी तरीके से छूट दे दी गई। और 1922 ईस्वी में इंग्लैंड तथा काबुल के बीच दूतावास संबंध स्थापित किए गए 1922 में। उसके बाद नेपाल की बात करते हैं। नेपाल में अंग्रेजों के हस्तक्षेप समय गुरखों का प्रभुत्व था, जिसका आधिपत्य 1768 ईस्वी में गुरखा सरदार पृथ्वी नारायण ने कायम किया था। 1801 ईस्वी में वेलेजली ने नेपाल से एक संधि की, जिसके अनुसार नेपाल ने एक ब्रिटिश रेजिडेंट को काठमांडू में रखने की सहमति दे दी। 1814 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग के काल में कंपनी ने नेपाल पर आक्रमण किया व नेपाल को पराजित कर दिसंबर 1815 ईस्वी में नेपाल से सुगोली की संधि की। ठीक है, सुगोली की संधि नेपाल से रिलेटेड है और 1815 में हुई थी। ठीक है, और संधि पर 4 मार्च 1816 को हस्ताक्षर हुए थे। नेपाल के विरुद्ध विजय सेनापति ऑक्टर लॉनी था। कौन था? ऑक्टर लॉनी, अंग्रेजों की तरफ से। और संगोला की संधि से सुगोली की संधि से अंग्रेजों को नेपाल के गढ़वाल व कुमायूं के क्षेत्र मेले तथा तराई क्षेत्र सिक्किम पर नेपाल ने अपने दावे छोड़ दिए। सुगोली की संधि से नेपाल पर अंग्रेजी प्रभाव स्थापित हुआ एवं अंग्रेजों को पहाड़ी वास स्थानों के लिए शिमला, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल जैसे स्थान मिले, जहां वे भारतवर्ष की स्थानीय और केंद्रीय ग्रीष्म राजधानियां बना सके और गुरखों की सेवाएं अंग्रेजों को सेना में मिली। इसके बाद नेपाल में पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक आर्थिक लाभ न होते देख कंपनी ने नेपाल में रुचि लेना कम कर दिया। उसके बाद सिक्किम की बात करते हैं। डलहौजी ने 1849 में 2 अंग्रेजी यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार का बहाना बनाकर सिक्किम में सेना भेज दी। 1850 ईस्वी में अंग्रेजों ने सिक्किम से दार्जिलिंग का प्रदेश छीनकर भारत में मिला लिया और 1861 ईस्वी में सिक्किम को ब्रिटिश संरक्षित राज्य घोषित किया गया और 1890 ईस्वी में सिक्किम पर ब्रिटिश अधिकारों को मान्यता दी। कब? 1890 ईस्वी में चीन ने सिक्किम पर ब्रिटिश सरकार को मान्यता दे दी। उसके बाद तिब्बत की बात करते हैं। तिब्बत चीन के अधीन एक राज्य था, परंतु व्यवहारिक दृष्टिकोण से तिब्बतियों के धर्मगुरु दलाई लामा के अधीन तिब्बत एक स्वायत्त प्राप्त स्वतंत्र राज्य था। ठीक है, और अंग्रेज तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंध विकसित करना चाहते थे, साथ ही तिब्बत पर नियंत्रण स्थापित करके भारत की उत्तर सीमा सुरक्षित करना चाहते थे। लॉर्ड कर्जन के समय तिब्बत पर रूसी प्रभाव बढ़ रहा था और दलाई लामा पर डोरजीप नामक रूसी व्यक्ति का अत्यधिक प्रभाव था। अतः उसने तिब्बत में रूसी प्रभाव को रोकने, उत्तरी सीमा सुरक्षित करने एवं ब्रिटिश प्रभाव का विस्तार करने के उद्देश्य से यंग हस्बैंड को भेजा। ठीक है, और 1930 में फ्रांसीसी कर्नल यंग हस्बैंड के नेतृत्व में, उसके नेतृत्व में एक शिष्टमंडल तिब्बत से समझौता करने के लिए लहासा पहुंचा। कब? 1903 में।
तिब्बत के लोगों ने अहिंसात्मक विरोध किया। वो दलाई लामा ल्हासा छोड़कर चला गया। सितंबर 1904 ईस्वी में यंग हस्बैंड ने अपनी शर्तें मनवा ली एवं ल्हासा की संधि की, जिसके अनुसार तिब्बत को 1 लाख रुपये वार्षिक के हिसाब से 75 लाख रुपये क्षतिपूर्ति को देने थे। दूसरी शर्त थी कि जमानत के रूप में सिक्किम व भूटान के बीच स्थित चुम्बी घाटी 75 वर्षों के लिए 75 वर्षों के लिए भारत सरकार को दे दी। और तीसरी शर्त थी कि व्यापार के लिए यातुंग, ज्ञानसे और गरटोक में व्यापारी घाट खोले जाएंगे। और चौथी थी कि तिब्बत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं होगा। और बाद में क्षतिपूर्ति राशि घटाकर 25 लाख रुपए कर दी गई और चुम्बी घाटी को 1908 में ही खाली कर दिया गया। तिब्बत के मामले में कर्जन की सबसे बड़ी सफलता ये थी कि तिब्बत पर रूस का प्रभाव कायम नहीं हो सका। 1907 ईस्वी की अंग्ल रूस संधि द्वारा तिब्बत को चीन के प्रभाव में मान लिया गया और 1914 में शिमला कन्वेंशन के समझौते के द्वारा तिब्बत और ब्रिटिश भारत के बीच एक सीमा रेखा खींचना तय हुआ। अंग्रेज प्रतिनिधि हेनरी मैकमोहन के नाम पर इस रेखा का नाम मैकमोहन रेखा रखा गया। इसके बाद बात करते हैं बर्मा की। अंग्रेज एवं बर्मा राजधानी आवा के मध्य संघर्ष का प्रमुख कारण साम्राज्य विस्तार एवं सीमा संबंधी विवाद था। अंग्रेज अपनी उत्तर पूर्वी सीमा पर एक शक्तिशाली राज्य का विकास सहन नहीं कर पा रहे थे। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 ईस्वी। 1823-24 में बर्मा ने असम व मणिपुर पर अधिकार कर लिया व चटगांव पर आक्रमण की तैयारी कर दी, परंतु असम, मणिपुर व चटगांव पर अंग्रेजों ने अपना दावा किया। यहाँ शाहपुरी द्वीप पर बर्मा द्वारा अधिकार करना युद्ध का तात्कालिक कारण बना। तब अंग्रेजों ने बर्मा पर आक्रमण कर दिया, जिसके गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट कौन थे? लॉर्ड एमहर्स्ट के समय प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध शुरू हुआ। किसी के समय? लॉर्ड एमहर्स्ट के समय। बर्मा ने पराजित होकर 26 फरवरी 1826 ईस्वी में कंपनी से यांडबू की संधि, कौन सी? यांडबू की संधि कर ली। और कब हुई थी? 1826 में हुई थी। संधि द्वारा अंग्रेजों को असम, अराकान, योमा वो वाला जो क्षेत्र है म्यांमार वाला, और तनासरीम कौन सा? तनासरीम के तटीय प्रदेश मिले। बर्मा ने हर्जाने के रूप में 1 करोड़ रुपए भी दिए और मणिपुर को स्वतंत्र राज्य के रूप में भी मान्यता दी गई। बर्मा के राजा ने रंगून में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना भी स्वीकार किया तथा कलकत्ता में बर्मा का दूत रखना भी स्वीकार हुआ। और कॉफोर्ड ने प्रथम बर्मा युद्ध के बारे में कहा था कि राजा से लेकर भिखारी तक युद्ध के लिए तैयार थे। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 से 1853 ईस्वी तक चला और 1852 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने अंग्रेजों के सम्मान की रक्षा का बहाना लेकर बर्मा पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों ने पीगू या पैगू अथवा लोअर बर्मा का विलय कर लिया। बर्मा के राजा मिंदन बिन ने अपनी राजधानी मांडले स्थानांतरित करनी पड़ी इसके कारण, युद्ध के कारण। और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 में हुआ था। 1885 में अंग्रेजों ने बर्मा के राजा थिबू पर यह आरोप लगाया कि वह वियतनाम स्थित फ्रांसीसियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है तथा इसके बाद अंग्रेजों ने लॉर्ड डफरिन के समय 1885 ईस्वी में बर्मा पर आक्रमण कर संपूर्ण बर्मा का विलय कर लिया और बर्मा 1935 तक भारत का हिस्सा रहा। 1935 ईस्वी के अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, जो 4 फरवरी 1948 को अंग्रेजों से स्वतंत्र हुआ। महत्वपूर्ण कथन देखते हैं कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदैव जिंदा रहेगा। ये महात्मा गांधी ने 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ था उसके दौरान ये कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदैव जिंदा रहेगा। तो ये जो कथन है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि मतलब ये ना महात्मा गांधी ने 1931 कराची अधिवेशन के दौरान दिया था। तो ऐसे ही एक पूछा गया था कि राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है, सेडिशन बिकम माई रिलीजन, तो ये भी दिया था। तो इसमें पूछा गया था कि 2025 में ये कब दिया गया था, मतलब कौन सी घटना के बाद ऐसे घटना दी हुई थी। तो ये जो कथन है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किस घटना के बाद दिए गए थे। तो गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदैव जिंदा रहेगा। ये जो महात्मा कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में महात्मा गांधी ने तब कहा था। और जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। ठीक है। और कांग्रेस सने लड़खड़ा रही है और मेरी इच्छा है कि मैं उसकी शांति में मृत्यु में सहायक बनूँ, ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था। और हमारी प्रणाली उस स्पंज की तरह कार्य करती है, ये कि हमारी प्रणाली उस स्पंज की तरह कार्य करती है जो गंगा के किनारे से पानी सोखकर टेम्स के किनारे वर्षा करती है। ये जॉन सुलेवान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कथन शायद यूपीएससी मेंस में भी पूछा गया था।
तो इसका क्या संबंध है। जैसे गंगा नदी यानी कि भारत का, और टेम्स यानी कि इंग्लैंड, तो जो भारत से धन है वो, और ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी इस पर लागू होती है। और उसके बाद कहते हैं कि मैं अंग्रेज़ों को समुद्र तक खदेड़ सकता हूँ, मैं अंग्रेज़ों को समुद्र तक खदेड़ सकता हूँ पर समुद्र को सुखा नहीं सकता, ये टीपू सुल्तान ने कहा था। और दूसरा कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैं देश की बालू से ही, रेत से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है। और उसके बाद है कि हिंदुस्तान को तलवार के बल पर जीता गया है तथा तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, ये एल्गिन द्वितीय ने कहा था कि हिंदुस्तान को तलवार के बल पर जीता गया है तथा तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, किसने कहा था, एल्गिन द्वितीय ने कहा था। और उसके बाद लास्ट कहते हैं कि नल्ले का निर्माता जिन्ना या मोहम्मद इकबाल नहीं वरन लॉर्ड मिंटो था। क्या, नल्ला है पाकिस्तान के निर्माता जिन्ना या मोहम्मद इकबाल नहीं था वरन लॉर्ड मिंटो था, ये किसने कहा था, राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 19वीं शताब्दी में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पुनर्जागरण। थैंक यू।